सभी प्रतियोगी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपके सम्मुख आ गया हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विसर्ग संधि का। हमने विसर्ग संधि के 3 नियम पढ़ लिया है। अब चौथे नियम पर हम लोग आ रहे हैं। नियम नंबर 4, विसर्ग से पहले अ के अलावा अन्य कोई स्वर हो। याद रखना, विसर्ग से पहले अ के अलावा छोटा आ या बड़ा आ, बात एक ही है। अ के अलावा अन्य कोई स्वर हो। बाद में वर्गों के प्रथम द्वितीय के अलावा कोई अन्य वर्ण हो। वर्ग का मतलब पंचम वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके अलावा और कोई वर्ण हो, मतलब ये 25 के अलावा और कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रा हो जाता है। अब तक हमने तीनों श कैसे होते हैं पढ़ लिया। तीनों श का मतलब तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, तीनों पढ़ लिया। अब हम रा पर आ गए कि रा कैसे होता है। देखिए, निहि प्लस धन, निहि प्लस धन आपने पढ़ा है कि विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय के अलावा कोई भी वर्ण हो तो धा तीसरा है, प्रथम द्वितीय नहीं है। तो निहि प्लस धन निर्धन, निहि प्लस बल निर्बल, निहि प्लस जल निर्जल, दुह प्लस बल दुर्बल, दुह प्लस गुण दुर्गुण, निहि प्लस आशा निराशा। ये आपने देखा। निहि प्लस धन निर्धन, जिसके पास धन ना हो। निहि प्लस बल निर्बल, जिसके पास बल ना हो। निहि प्लस जल निर्जल, जहाँ जल ना हो। दुह प्लस बल दुर्बल, जिसके पास बहुत मुश्किल से बल निकले, मतलब बहुत कमज़ोर हो। दुर्गुण, जिसमें गुणों के गुण भरे हुए, दुर्गुण भरे हुए हों। और निराशा। अब यहाँ देखिए एक बात कि इन सब में रा आधा है। अच्छा, इस रा को रेफ बोलते हैं। लगे हाथ हम रा की बात कर लें। एक तो रा पूरा हो गया, एक रा जैसे आपने लिखा कर्म तो ऊपर चढ़ गया, आपने लिखा धर्म ऊपर चढ़ गया। तो इस ऊपर के चढ़े हुए रा को रेफ बोलते हैं व्याकरण की भाषा में। इसे बोलते हैं रेफ। ऊपर के रा को रेफ बोलते हैं। ये रा है रकार, जैसे व्याकरण की भाषा में कहते हैं रा को रकार, का को पकार, ना को नकार, इस तरह कह देते हैं। तो ये रकार, ये रेफ हो गया। जैसे कोई कहे कि कर्म में कौन सा रा, तो आप निसंकोच कह दीजिए रेफ लगा दीजिए। रेफ का मतलब ऊपर का रा लगा दीजिए। और एक होता है पदेन रा। इसे हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने पदेन रा बताया है। ये क्या होता है कि जैसे आपने लिखा क्रम तो यहाँ रा लगा दिया, जैसे आपने लिखा प्रकार तो आपने र यहाँ लगा दिया। ये होता है पदेन रा और ये होता है रेफ और ये पूरा पूरा रा। तो जब रा दो वर्णों के बीच में, दो पूरे पूरे वर्ण हो, क और म पूरा पूरा है, बीच में आधा रा आए तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। दो वर्ण पूरे पूरे हों, का पूरा है म पूरा है, बीच में आधा रा आए मतलब क म और इसमें राधा आधा रा आ गया, तो ये बेचारा दो पुष्ट वर्णों के बीच में पिस के मरेगा क्या? नहीं, वो भाग के ऊपर पहुंच जाएगा। ये ऊपर चढ़ गया, ये हो गया। ऐसे ही धर्म की स्थिति है। तो पदेन रा बोलते हैं, ये नीचे लगता है। एक और होता है, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आप लिखते हैं ट्रक, आप लिखते हैं ड्रम, ये भी पदेन रा है। लेकिन चूँकि इसमें इतनी जगह नहीं है कि हम इस रा को इस तरह चढ़ा सकें, तो हमारे भाषा शास्त्रियों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने इसको डिजाइन करके ऐसे लगा दिया। तो हम लोग ऐसे ही प्रयुक्त कर रहे हैं रा को। तो आपने यहाँ देखा कि ये रेफ ऊपर जा रहा है, सारे में रेफ है। इसमें भी वही स्थिति है, लेकिन यहाँ रा पूरा आ गया। क्यों? क्योंकि आया यहाँ भी आधा रा है। जैसे देखिए, इसके बदले आधा रा आया, लेकिन आगे स्वर मिल रहा है, आगे उसे व्यंजन मिल रहा है। तो व्यंजन ने रा को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए रेफ होकर ये आधा पड़ गया। और यहाँ पर आया इसके बदले भी आधा रा, लेकिन यहाँ पर इसे मिल गया स्वर। और जब स्वर मिल गया तो स्वर ने इस रा को पूरा कर दिया, निराशा। ये इसका चक्कर है। आगे बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 4 ये हो गया।
अभी नियम नंबर 4 में 2-3 और बचे हैं, जैसे दुह प्लस उपयोग क्या बनाएंगे? दुरुपयोग। दुरुपयोग, रा पर छोटा ऊ है ये, अगर इधर कर देते तो बड़ा ऊ हो जाता। दुरुपयोग, दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग, विसर्ग के बदले रा हो गया। और आशीर्वाद, आशी विसर्ग प्लस वाद क्या बन गया? आशीर्वाद। और जो रेफ चढ़ेगा वो वा के ऊपर चढ़ेगा, वा के आखिरी डंडे पर चढ़ेगा, मतलब वा के आ की मात्रा पर रेफ चढ़ गया, आशीर्वाद। कुछ लोग यहीं रेफ चढ़ा देते हैं, वो गलत हो जाता है। एक शब्द और ले लेते हैं, दुह प्लस दशा क्या हो गया? दुर्दशा। तो ये हो गया नियम नंबर 4। इसे जल्दी से उतारिए, मैं मिटाता हूं और नियम नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5, इसे आपने उतार लिया होगा, इसे भी मिटा दूं? बात समझते रहिए, और जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे संधि उतनी ही आपकी क्लियर होती जाएगी। विसर्ग के बाद श स स आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद श स आए तो कोई परिवर्तन नहीं। ये देख लीजिए, विसर्ग के बाद श श स आए तो कोई परिवर्तन नहीं। विसर्ग के बाद, जैसे दुह प्लस शासन, ये शब्द आपने सुना होगा, दुह प्लस शासन। अब ये कह रहा है, नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद तीनों शब्द में से कोई आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम ऐसे ही लिख देंगे, दुह शासन, और एक शिरोरेखा में इसे बांध देंगे। दुशासन ऐसे ही लिखते हैं। दुशासन महाभारत का एक प्रमुख पात्र है, जो कि महाभारत के खलनायक दुर्योधन का भाई है, दुशासन। इसे और एक नियम और है इसमें, इसे 2 तरह से लिखा जा सकता है। या तो नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर विसर्ग के बाद वाला शब्द विसर्ग के बदले हो जाएगा अगर परिवर्तन होगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, दुशासन, ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा शब्द है इसी का, हरि प्लस शेते। कैसे होगा? हरि शेते, एक ही शिरोरेखा में बंधेगा ये, या फिर हरिष्यते, हरिष्यते। कमला कमले शेते हरिष्यते हिमालय, ये एक श्लोक आता है। तो हरिष्यते यहाँ तक, हरिष्यते। निसंदेह, निह प्लस संदेह, यहाँ देखिए एक तो हो जाएगा निसंदेह, कोई परिवर्तन नहीं, और दूसरा हो जाएगा निस्संदेह। जो सा होगा वही आधा व्याग उसे विसर्ग के बदले आ जाएगा। एक और शब्द देख लेते हैं, निह प्लस सार। एक तो ऐसे ही निसार, और दूसरा निस्सार। ये है कि विसर्ग के बाद सा 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 आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आ जाते हैं नियम नंबर 6 पर। नियम नंबर 6 क्या है? नियम नंबर 6 है कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं। विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं। विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं।
जैसे रजः प्लस कण, जैसे अंतः प्लस पुर, जैसे प्रातः प्लस काल। अब देखिए इसमें रजः कण ये ऐसे ही एक शिरोरेखा में होगा, अंतः पुर कोई चेंज नहीं, और प्रातः काल मतलब सवेरे का समय। कुछ लोग तो कहते हैं प्रातः काल के समय वो अतिरिक्त हो जाता है, वो आपके वाक्य का विन्यास गड़बड़ हो गया। तो प्रातःकाल एक शिरोरेखा में मतलब सवेरा। अंतःपुर वह स्थान जहाँ राजाओं की रानियाँ निवास करती थीं उसे अंतःपुर कहा जाता है। रजः कण माने धूल के कण। और पयः पान एक शब्द और ले लेते हैं, पयः प्लस पान, ये हो गया पयः पान। एक ही शिरोरेखा में आ गया, एक ही शिर की रेखा हो गई, दो शब्द नहीं हुए, एक शब्द हुए। शिर की रेखा एक, शब्द एक। तो ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें ये हैं। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 7। 2 नियम और हैं, हम जल्दी से इन्हें ख़त्म कर लेते हैं। विसर्ग संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, और सबसे बड़ी पहचान आपने देख ही ली कि प्लस के पहले विसर्ग होता है, जहाँ विसर्ग है वहीं हो गया काम। तो अब विसर्ग 7, विसर्ग से पहले अ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। नियम नंबर 7 ये है कि विसर्ग से पहले आ हो, बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। कैसे? देखिए विसर्ग कैसे लुप्त होता है कि अतः प्लस एव, ये बन गया अतयव। पत्र लिखते समय हम अतयव बोलते हैं। तो आपने देखा कि विसर्ग से पहले अ हो, देखिए विसर्ग से पहले ता में अ छिपा है, और बाद में कोई भिन्न स्वर हो और आ के बदले यहाँ ए भिन्न स्वर आ गया तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और अतयव ऐसे ही जुड़ जाएगा। और अब आखिरी नियम देखते हैं, नियम नंबर 8, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और कई लोगों की तमाम गलतियां करा देता है। नियम नंबर 8 है, ये नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद रा हो और पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो। विसर्ग के बाद रा हो और पहले अ से भिन्न कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद रा हो और पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप माने लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे बड़े अच्छे शब्द आएंगे, जैसे निह प्लस रस, जैसे निह प्लस रोग, जैसे निह प्लस रव,
रा व रौ है ये। अब देखें कि ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद रा हो, तो विसर्ग के बाद रा है, तीनों में रा है। और पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई स्वर हो तो ई है, ठीक, तीनों में ई है। तो कहता है कि विसर्ग का लोप, तो विसर्ग गायब हो जाएगा जब आप संधि करेंगे तब, और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाएगा और ये स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद रा हो और विसर्ग से पहले आ के अलावा अन्य कोई स्वर हो तो इसमें ई हो गया, तो इसका विसर्ग गायब हो जाएगा और नी की छोटी ई बड़ी ई हो जाएगी, तो ये बन गया नीरस। ऐसे ही ये बन गया नीरोग, ऐसे ही ये बन गया नीरव, नीरव। इसे कहीं नीख मत पढ़ लेना, नीख नहीं, नीरव, र और वा, क्योंकि ख जब हम बनाते हैं र और वा ये दोनों अलग अलग हैं, और जब ख बनाएंगे तो ख ऐसे मिल के बनता है, ये अंतर है दोनों में। बहुत से लोग इसको भी खा पढ़ते रहते हैं, इसको भी खा पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, दो राय होनी ही नहीं चाहिए। तो नीरस, निरोग, नीरव, ये अब आप कहोगे कि आप जैसे निरोग को निरोग लिखा मिलता है, निरोग, व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है, निरोग ही सही है क्योंकि आपने यहाँ देख लिया। तो इस तरह हमने विसर्ग संधि पूरी पढ़ ली, तो हमारी स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियाँ क्लियर हो गई। जिसको पहले के वीडियो ना मिले हों तो मेरा निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के सारे वीडियो बड़े गौर से देखें, और साथ ही साथ नियम और शब्दों को आप लिखते रहें, क्योंकि लिखने से बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैंने पीडीएफ भी जोड़ी है, आपको पीडीएफ भी आगामी 1-2 दिन में मिल जाएगी, लेकिन अच्छा ये हो कि कक्षा में आप बैठें तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठें, और साथ ही साथ इन्हें उतारते रहें और पढ़ते रहें। जहाँ नियम समझ में ना आए वहाँ आप दोबारा प्ले कर लें, जिससे बात क्लियर हो जाए, क्योंकि संधियाँ ऐसी हैं कि 2 या 3 प्रश्न तो संधियों से पूछे ही जाते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों में से लगभग 3 प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। तो अगर आपने पूरी कक्षा मेरे साथ देख ली, मेरे साथ बैठकर पढ़ लिया, तो आपको संधियों में कहीं कोई गुत्थी नहीं रहेगी। हाँ, आपके पास सामान्य हिंदी की कोई ना कोई पुस्तक होनी चाहिए, और उससे आप जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों का लगातार अभ्यास करते रहें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप पुष्ट होते जाएंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखी है, मुझे याद आ गई, कि अति संघर्षण करे जो कोई, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। कि ज़्यादा रगड़ करोगे तो चंदन बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है, ज़्यादा घिसोगे तो चंदन से भी आग निकल जाएगी। तो अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। तो आप निराश न हो, उदास न हो, नर हो न निराश करो मन को, लगातार पढ़ते जाइए। एक दिन सफलता स्वयं आपके गले में बरमाला जरूर डालेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंदी। जल्दी ही किसी नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।